तो आज का हमारा विषय है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स एक्ट 2007। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। तो आइए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज चैप्टर 2 की, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। ठीक है, यहाँ हम भरण पोषण की बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन्स की और पेरेंट्स की, माता पिता की। अगर उनका मेंटेनेंस ठीक तरीके से नहीं हो रहा, घर वाले ठीक तरीके से नहीं कर रहे और वो भी अपनी अर्निंग यानी कि अपनी आय और अपनी प्रॉपर्टी से जो अर्जित पैसा उनके पास आ रहा है उतने में वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पा रहे जो उनके घर वाले लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसे में वो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। धारा 4 में बताया गया है कंडीशंस के बारे में, वो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में सारा कुछ बता दिया है, बना दिया है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ जाके देखें। अब आगे एप्लीकेशन जो है, कोई भी सीनियर सिटीज़न रिलीफ पाने के लिए, मेंटेनेंस पाने के लिए सेक्शन 5 में लगाएगा। ठीक है, अब किसी भी मेंटेनेंस को पाने के लिए, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पाया जाए, चाहे वो किसी और जगह पाया जाए, 2 तरीके के रिलीफ होते हैं। एक जो परमानेंट रिलीफ होता है और दूसरा जो इंटरिम रिलीफ होता है। ठीक है, यहाँ जो परमानेंट रिलीफ है वो आपको धारा 5 में मिलता है, और जो इंटरिम रिलीफ मतलब कि जो तत्कालीन रिलीफ है, जो तुरंत आपको मिल जाएगा हाथ के हाथ, जो आपको सुविधा मिल जाएगी, जो आपको मुआवजा मिल जाएगा तत्कालीन, जिससे कि आप अपना भरण पोषण कर सकें, वो मुआवजा आपको धारा 5 के क्लॉज 2 में मिलेगा। ठीक है, अब धारा 5 क्लॉज के 1 में कौन कौन आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो हु कैन अप्लाई फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 5 क्लॉज 1, तो ही शुड बी अ सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया अबव 60 ईयर्स, वो भारत का नागरिक होना चाहिए 60 साल से ऊपर। ठीक है, और या फिर वो माता पिता होने चाहिए। ठीक है, किसी जिनकी संतान उनको ठीक तरीके से उनका भरण पोषण नहीं कर रही, वो किसी के माता पिता होने चाहिए। ठीक है, और ऐसे माँ पिताजी सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर आकर के अपना आवेदन डाल सकते हैं। ठीक है, कि हमारा भरण पोषण करवाने के लिए आदेश दिया जाए हमारे पुत्र को। तो ऐसे में जो ट्रिब्यूनल है वो 10,000 रुपये तक बांध देगी। ठीक है, उसकी पावर है इतनी। अब अगर मान लो माता पिता और सीनियर सिटीजन दोनों ही असमर्थ हैं ट्रिब्यूनल तक आने में, तो ऐसे में क्या हो सकता है, कौन करेगा इनकी मदद? अगर माता पिता और सीनियर सिटीजन दोनों ही असमर्थ हैं और नहीं आ पा रहे, तो ऐसे में कोई अड़ोसी पड़ोसी, हित रिश्तेदार, नातेदार, यार दोस्त, कोई भी जो अच्छा आदमी हो, जो चाहता हो भाई उनके लिए कोई स्टेप लेना, वो आके ट्रिब्यूनल के अंदर कंप्लेंट डाल सकता है। अगर मान लो ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है, तो कोई एनजीओ संस्था जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड हो, वो भी आकर के ट्रिब्यूनल में रिक्वेस्ट डाल सकती है। ठीक है, इसके अलावा ट्रिब्यूनल चाहे तो खुद भी सुओ मोटो अपने आप स्वेच्छा से अपने आप संज्ञान ले सकता है कि हाँ भाई किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है। एसडीएम साहब या सब डिविजनल ऑफिसर साहब चाहे तो खुद भी संज्ञान ले सकते हैं कि भाई हाँ किसी वृद्ध व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, तो मैं इसकी एप्लीकेशन पे खुद ही सुनवाई करूँगा। वो खुद भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं उसकी। ठीक है, और वहाँ पे ऐसी कंडीशन में एप्लीकेशन फाइल करने की आवश्यकता भी नहीं है जब एक बार मजिस्ट्रेट साहब ने संज्ञान ले लिया, सब डिविजनल ऑफिसर ने संज्ञान ले लिया, तो किसी एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में एक एप्लीकेशन है कि उन्होंने संज्ञान ले लिया। ठीक है, अच्छा, अब धारा 5 क्लॉज 1 के अंदर जब आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो जब तक वो डिसाइड नहीं होगी तब तक आप जो वृद्ध व्यक्ति है या जो माता पिता हैं वो भूखे थोड़ा ना मरेंगे। तो इस बात का ख्याल रखते हुए सब डिविजनल ऑफिसर साहब या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब के लिए धारा 5(2) में प्रावधान दिया गया है कि वो इंटरिम अलाउ कर सकते हैं सुनवाई के दौरान। तो ऐसे में मुश्किल से 4 महीने के अंदर, वैसे जनरली 10 से 15 दिन के अंदर ही सुनवाई हो जाती है और वो इंटरिम जो है वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है वो 4 महीने का है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है। 3 महीने तो वैसे और 1 महीने वो चाहें तो रीज़नेबली सारा कुछ कर सकते हैं, मतलब डिले को माफ़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल 4 महीने
का समय लग सकता है इंटरिम होने में भी, लेकिन साधारणतया जनरल तौर पर 90% केसेस में ये 15 दिन के अंदर हो जाता है, अगर आपकी सुनवाई ठीक से हो रही है तो एसडीएम साहब के द्वारा। तो ऐसे में आपको इंटरिम मिलना शुरू हो जाएगा, जिससे कि वृद्ध व्यक्ति को या माता पिता को इंटरिम मिलना शुरू हो जाएगा, अंतरिम राशि मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि वो अपने रोज़मर्रा के खर्चे और रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सके, और उसको मेडिकल केयर के लिए भी और उसको ट्रीटमेंट के लिए भी हर प्रकार की सुविधा के लिए आदेश दिया जाएगा इंटरिम तौर पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा। जो उनके चिल्ड्रंस होंगे या जो उनके रिलेटिव्स होंगे उनको आदेश दिया जाएगा कि भैया आप इनका भरण पोषण या इनका ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ करवाएं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। धारा 5 का सब क्लॉज 3 कहता है कि एप्लीकेशन मिलने पर जो है एसडीएम साहब नोटिस करेंगे। किस किस को नोटिस करेंगे? एसडीएम साहब नोटिस करेंगे जो चिल्ड्रन हैं, यानी जो बच्चे हैं उनको। चिल्ड्रन का मतलब ग्रैंडसन भी होता है, चिल्ड्रन का मतलब स्टेपसन भी होता है, चिल्ड्रन का मतलब हर वो चीज़ जो कि अडॉप्टेड है या स्टेप है, सौतेले हैं या जो दत्तक पुत्र हैं, सब कुछ कवर होता है चिल्ड्रन के अंदर। तो चिल्ड्रन को संबंध करेंगे। अगर मान लीजिए वो सीनियर सिटीजन है, उसकी कोई औलाद नहीं है, तो ऐसे में उसके लीगल हायर्स जो होंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी को आने वाले टाइम में उस पर अपना वो कब्ज़ा दिखा रहे होंगे, या फिर इस समय रहते में वो उसकी इस प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा रहे होंगे, तो ऐसे लोगों को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब एप्लीकेशन मिलने पर सम्मन करेंगे। ठीक है, अब सम्मन करने के बाद धारा 5 का सब क्लॉज 4 ये कहता है कि 90 दिनों के अंदर वो एप्लीकेशन की इंटरिम की एप्लीकेशन पे डिसीजन दे देंगे, यानी कि आपका इंटरिम तो बन जाएगा 3 महीने के अंदर। और बहुत ज़्यादा अगर वो डिले करेंगे तो 1 महीना और खींच सकते हैं, यानी 4 महीने 120 दिन के अंदर आपका इंटरिम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन साधारणतया डरने वाली बात नहीं, साधारणतया 15 से 20 दिन के अंदर इंटरिम जो है उसका ऑर्डर दे देते हैं एसडीएम साहब। ठीक है, अब धारा 5 का सब क्लॉज 5 ये कहता है कि एक वृद्ध व्यक्ति या माता पिता के अगर एक से ज़्यादा बच्चे हों या एक से ज़्यादा लीगल हायर हों, यानी कि जो संपत्ति पे कब्जा अपना दिखा रहे हों वो एक से ज़्यादा हों, तो ऐसे में लीगल हायर मतलब कि जो आने वाले समय में आपकी संपत्ति का वारिस बनेगा। तो ज़रूरी नहीं है आपकी संतान हो, मान लो जो एक व्यक्ति निसंतान होता है उसका भी कोई वारिस होता है, या उसके जीते जी भी उसकी प्रॉपर्टी को कोई देख रेख कर रहा होता है और उससे फ़ायदा उठा रहा होता है। तो ऐसे फ़ायदा उठाने वाले कभी कभी क्या करते हैं कि फ़ायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन उस फ़ायदे से उस वृद्ध व्यक्ति का भरण पोषण नहीं करते। तो ऐसे फ़ायदे उठाने वालों के लिए भी लीगल हायर्स कहते हैं इनको। ऐसे लीगल हायर्स के ख़िलाफ़ आप धारा 5 क्लॉज 2 के अंदर जा सकते हैं। और धारा 5 सब क्लॉज 5 ये कहता है कि ऐसे जितने भी लीगल हायर, मान लीजिए कि आपके 5 या 6 जगह पे आपने अपनी ज़मीन बटाई पे दे रखी है, तो 6 लोग आपके उस तरीके से लीगल हायर हो गए, या किसी के 3 या 4 पुत्र हैं, या किसी के 2 या 3 पुत्र हैं और 1-2 ग्रैंडसन भी हैं, तो वो सब पे दावा ठोक सकता है मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, मान लो उसने एक पे दावा ठोका, ठीक है, वृद्ध व्यक्ति ने एक पे ही दावा किया कि भैया ये मुझे मेंटेनेंस देगा, तो वो एक बच्चा जो है उसे अगर लगता है कि नहीं बाकी बच्चे भी मेंटेनेंस देने में कैपेबल हैं, तो वो उन्हें इम्प्लीड कर सकता है, वो उन्हें भी उस केस के अंदर जोड़ सकता है इस एप्लीकेशन के अंदर कि भैया इनको भी पार्टी बनाया जाए। वो एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो ये बाकी बच्चे हैं ये भी कैपेबल हैं, ये भी समर्थ हैं इस वृद्ध व्यक्ति को या माता पिताजी को खर्चा देने में या उनकी भरण पोषण करने में या उनका कल्याण करने में या किसी प्रकार की सहायता करने में। तो ऐसे में जो बाकी बच्चे हैं उनको भी इम्प्लीड कर लिया जाएगा, जो बाकी रिश्तेदार हैं जो फ़ायदा उठा रहे हैं उनको भी इम्प्लीड कर लिया जाएगा। ये आपका 5 सेक्शन धारा 5 का सब क्लॉज 5 कहता है। सब क्लॉज 6 धारा 5 का सब क्लॉज 6 ये कहता है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो कि मेंटेनेंस ले रहे, जो मतलब जिन पे मेंटेनेंस बंधा होगा, जैसे मान लो 4 लीगल हायर हैं, वो आपको मेंटेनेंस दे रहे हैं, सबके ऊपर 2,500 रुपये बंधे हुए हैं, या 4 बेटे हैं, चारों के ऊपर 2,500 रुपये बंधे हुए हैं,
उसमें से भगवान न करे किसी एक की मृत्यु हो जाती है अगर, तो बाकी जो 3 है ना वो 2,500 रुपये 7,500 रुपये देते रहेंगे। मतलब आपको वो उनका पैसा देना, उनका मेंटेनेंस देना उस एक के स्वर्गवास हो जाने से नहीं रुकेगा, ठीक है। एक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया तो बाकी जो 3 लोग दे रहे हैं मेंटेनेंस, उनका देना नहीं रुकेगा। या बाकी जो अगर 2 लोग हैं, 2 में से किसी एक का स्वर्गवास हो जाता है तो बाकी एक देना बंद नहीं करेगा कि भाई एक का स्वर्गवास हो गया तो अकेले मैं क्यों दूँ। जितना उसके हिस्से में आता है वो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये कहता है आपका सब क्लॉज 6 धारा 5 का, ठीक है। क्लॉज 6 धारा 5 का। अब प्रश्न ये उठता है कि एप्लीकेशन तो लगा दी, लेकिन जो ये भरण पोषण का खर्चा है ये मिलेगा कब से। तो ये 2 स्टेज में मिल सकता है। या तो जिस डेट पे जज साहब ऑर्डर करते हैं, एसडीएम साहब, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब या सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो जिस दिन ऑर्डर करता है उस दिन से आपको खर्चा मिलेगा, या फिर जिस दिन से आपने एप्लीकेशन लगाई होगी उस दिन से आपको खर्चा मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है टोटली कि कब से आपने एप्लीकेशन लगाई है या किस दिन जज साहब आदेश दे रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी एक विकल्प हो सकता है आपके लिए, ठीक है। डिपेंड करता है केस टू केस। क्लॉज 8 जो है वो ये कहता है कि धारा 5 का सब क्लॉज 8 जो है वो ये कहता है कि अगर बच्चे या रिश्तेदार पैसा देने से इनकार कर रहे हैं, पैसा तो उनके पास है लेकिन पैसा देने से इनकार कर रहे हैं, भरण पोषण करने को तैयार नहीं है, उपचार नहीं दे रहे, ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, जो मेंटेनेंस करना चाहिए, जो भरण पोषण करना चाहिए, जो कल्याण वाले काम करने चाहिए वो करने को तैयार नहीं है वो, तो वैसे में करेंगे क्या। ऐसे में सब डिविजनल ऑफिसर साहब उनके खिलाफ़ वारंट इशू करेंगे, ठीक है। और जो वारंट इशू करेंगे उसमें जितनी राशि देय होगी उतनी राशि हर महीने उनके पास पावर होगी उसको एग्जीक्यूट करने की। तो वो हर महीने एक वारंट इशू कर सकते हैं और वो तब तक उस बंदे को अंदर रखेंगे। एक महीने का पीरियड होता है उसे अंदर रखने का, तब तक उसे अंदर रखेंगे जब तक या तो वो पहले देय राशि दे दे तो छोड़ देंगे, और अगर देय राशि नहीं देता तो उसे 1 महीने तक अंदर रखेंगे। इन दोनों में से पहले जो भी हो जाए, यानी उसको अंदर किया और उसने आज ही देय राशि दे दी तो उसको उसी टाइम छोड़ देंगे। लेकिन अगर उसने देय राशि नहीं दी तो उसे जब तक वो देय राशि नहीं देगा तब तक रखा जाएगा अंदर में। अब यहाँ पे धारा 5 सब क्लॉज 8 के अंदर सबसे ज़रूरी बात यह है कि भाई जब आपका मेंटेनेंस बंद गया ना तो आपको मेंटेनेंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए भी वारंट इशू करवाने के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी। अगर एक वृद्ध व्यक्ति या एक माता पिता एप्लीकेशन फ़ाइल करने में चूक जाता है ना तो फिर ऐसे में एसडीएम साहब या सब डिविजनल ऑफिसर साहब वारंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने दया भाव करके या कुछ भी अच्छा सोच करके आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई तो सब डिविजनल ऑफिसर साहब आपके लिए कोई एग्जीक्यूशन ऑर्डर पास नहीं कर सकते। आपको थोड़ा निर्मम हो करके एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अगर जज साहब ऑर्डर करते हैं तो आपको एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको आपका भत्ता मिलेगा। ये समझने वाली बात है।